नमस्ते बच्चों, मैं पांडे सर जेएमडी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल का पोटेंशियल कैसे मेज़र करते हैं, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे मेज़र करते हैं जब वो स्टैंडर्ड हो, जब वो सेल कैसा हो, स्टैंडर्ड हो। ठीक है बेटे, ये सारी चीज़ें हमने निकालनी सीखी थी। साथ ही साथ हमने गैल्वेनिक सेल के विषय में भी समझा था और उन्हीं गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल हम लोग निकालना सीखे थे। उसमें मैंने ये भी बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम नहीं निकाल पाते क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल एलोन बनाना मुश्किल है, दोनों एक साथ ही बनता है। तो एक सेल जब तक हम नहीं बनाएंगे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना सीखा था और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का हमने एप्लीकेशन देखा था कि हम कहाँ कहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल को अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटे, तो उस क्रम में सबसे पहला एप्लीकेशन मैंने बताया था कि ईएमएफ ऑफ सेल से हम ये बताएंगे कि कोई सेल वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ये पहला एप्लीकेशन था, यानी कि प्रिडिक्टिंग द सेल दैट सेल विल वर्क और नॉट। ठीक है बेटे, तो पहला हमने एप्लीकेशन ये देखा था और दूसरा एप्लीकेशन हमने देखा था कि किसी दो स्पीशीज हमें दे रखी हो, कोई दो स्पीशीज के बीच रिएक्शन संभव है कि नहीं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल के एप्लीकेशन के तौर पे देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है बेटे, और उसके बाद कुछ और भी एप्लीकेशंस और कुछ और रिलेशंस हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, ठीक है, कुछ और गिब्स फ्री एनर्जी का स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल के साथ, ये कुछ रिलेशंस हैं। इन रिलेशन को देखेंगे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अपना और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, और उसी क्रम में मेरा पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन पे बेस्ड जो है उसमें आपको बता रहा हूं मैं कि प्रिडिक्ट द फॉलोइंग सेल विल वर्क और नॉट। और एक सेल दिया हुआ है, सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया हुआ है बेटे, जिंक/जिंक2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 1m है और /Ag पॉजिटिव 1m/Ag सॉलिड। तो एक सेल को रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि एनोड लेफ्ट साइड में देते हैं तो जिंक का एनोड है और इसमें सिल्वर का कैथोड है। तो मुझे पता करना है कि ये जिंक और सिल्वर का जो एक सेल आपने बनाया है, जिंक का एनोड लेके और सिल्वर का कैथोड लेके, क्या ये सेल काम करेगा कि नहीं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि कोई सेल तभी काम करेगा जब उसका जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आता है वो पॉजिटिव आ जाए, यानी कोई भी सेल तभी काम करता है जब उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आ जाए, और अगर वो नेगेटिव आता है तो वो सेल काम नहीं करेगा। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल दे रखे हैं। जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन वाला -0.76 वोल्ट होता है और उसी तरीके से सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट होता है। जैसा आप देख रहे हो कि एनोड किसका है, जिंक का है, और कैथोड किसका है, सिल्वर का है। तो मैंने वो बताया। और उसके बाद स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का तरीका, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया था, मैंने वैल्यू डाली और वैल्यू डालने के बाद सॉल्व करने पर 1.56 वोल्ट आ रहा बेटे, जो कि कैसा आया, पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेल है वो काम करेगा, दिस सेल विल वर्क। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बता सकते हो कि कोई सेल काम करेगा या नहीं करेगा। अगर स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ सेल जो है पॉजिटिव आता है तो वो सेल काम करेगा, और अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब वो सेल काम नहीं करेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 3.17 क्वेश्चन है। इसमें दो स्पीशीज आपको दे रखे होंगे। ठीक है बेटे, और मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कि क्या इन दोनों में रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, यानी क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये बात आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझना है। जैसे पहला पार्ट मेरा है Fe3 पॉजिटिव एक्वस एंड आयोडाइड आयन एक्वस। ये Fe3 पॉजिटिव एक्वस जो है आयोडाइड आयन एक्वस से रिएक्ट करेगा कि नहीं, ये मुझे इस पार्ट में पता करना है। और उसके लिए जो मुझे गिवन है वो
ये ई नॉट ऑफ Fe3 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe2 पॉजिटिव दे रखा है, यानी फेरिक को फेरस में बदलने वाला रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.77 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ I2 ऑब्लिक I नेगेटिव आपको दे रखा है 0.541 वोल्ट। ये दो चीजें गिवन है। इसकी मदद से आपने पता लगाना है कि Fe3 पॉजिटिव I नेगेटिव से रिएक्ट करेगा कि नहीं। तो हम एक रिएक्शन एज्यूम करेंगे, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव और I नेगेटिव के बीच, और इन स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स को ध्यान में रखते हुए कि Fe3 प्लस किस में बदल रहा है और I2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है बेटे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों का रिएक्शन हमने कराया Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस I नेगेटिव, जो चीज आपको दे रखी थी। तो आप जब पोटेंशियल देखते हो तो आपने लेफ्ट साइड में Fe3 पॉजिटिव लिख लिया, इसका मतलब जो पोटेंशियल आपको दे रखा है उसके हिसाब से राइट साइड में अब आपको Fe2 पॉजिटिव लिखना चाहिए, ठीक है बेटे। और चूंकि लेफ्ट साइड में I नेगेटिव आपने ले रखा है तो प्रोडक्ट साइड में I2 होना चाहिए। इन पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए आपने ये एक रिएक्शन आपने एज्यूम किया कि हो सकता है कि इनके बीच में रिएक्शन ये वाला हो, ठीक है बेटे। और इसको थोड़ा सा बैलेंस किया, आयोडाइड आयन तो हाफ I2 यहाँ आपने लिखा, ठीक है। ये जो रिएक्शन आपने एज्यूम किया है Fe3 पॉजिटिव और I नेगेटिव के बीच, उस रिएक्शन जो आपने एज्यूम किया उससे एक सेल का हमने फॉर्मेशन किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसका तो हो रहा है रिडक्शन, यानी इसका हम कैथोड मानेंगे। और आयोडाइड आयन I2 में कन्वर्ट हुआ, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो ये एनोड का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट साइड में एनोड लिख दिया, एक सेल का फॉर्मेशन मैंने किया, मैंने लेफ्ट साइड में एनोड लिखा। चूंकि दोनों एक तो एक्वस और एक गैस स्टेट है, यानी कोई यहाँ पे मेटालिक सरफेस नहीं है इलेक्ट्रोड के लिए, तो जब भी ऐसा नहीं होता, कोई सरफेस नहीं होता, तो वहां पे हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने इस रिएक्शन का लिखा, PT स्लैश डाल के I2 ऑब्लिक I नेगेटिव एक्वस और सॉल्ट ब्रिज को शो किया। उसके बाद Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो Fe3 पॉजिटिव एक्वस ऑब्लिक Fe2 पॉजिटिव। तो इस सेल के लिए जो हमने इस रिएक्शन का फॉर्म किया है उसमें ये आपका एनोड का काम कर रहा है और दिस वन विल एक्ट एज कैथोड। अब हम लोग इस सेल का पोटेंशियल निकालेंगे, ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे, और वो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड है। कैथोड आपका Fe3 प्लस का था, तो आपने उसका जो पोटेंशियल था 0.77 वोल्ट वो लिखा और माइनस 0.54 माइनस किया। ऐसा करने पे आप स्टैंड EMF ऑफ सेल जो निकाले हो वो पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव आने का मतलब रिएक्शन फिजिबल है, यानी Fe3 पॉजिटिव एक्वस और I नेगेटिव एक्वस का रिएक्शन संभव है। इनके बीच में रिएक्शन हो सकता है क्योंकि इनसे जो हमने सेल का फॉर्मेशन किया उसका जो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है बेटे। ठीक इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो है Ag पॉजिटिव एक्वस और Cu में रिएक्शन हमने देखना है कि होगा कि नहीं होगा। इनका पोटेंशियल भी आपको दे रखा है, तो फिर हम लोग Ag पॉजिटिव और Cu में इन पोटेंशियल्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस फॉर्म जो दिया हुआ है उनको ध्यान में रखते हुए एक रिएक्शन फिर एज्यूम करेंगे Ag पॉजिटिव और Cu में। लेफ्ट साइड में तो यही दोनों लिखना है, तो Ag पॉजिटिव प्लस Cu का रिड्यूस्ड फॉर्म है तो राइट साइड में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिख लेंगे, और यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म दिया हुआ है तो हम इसका रिड्यूस्ड फॉर्म यहाँ पे लिख लेंगे, यानी Ag पॉजिटिव प्लस Cu मैं चेंज कर दूंगा Ag सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव में, ठीक है बेटे। तो अब ये एक इससे हमने एक सेल का फॉर्मेशन किया, तो आप देख सकते हो कि कॉपर यहाँ पे कैथोड का काम करेगा क्योंकि उसमें रिडक्शन हो रहा है, और सिल्वर यहाँ पे एनोड का काम कर रहा है, कॉपर यहाँ पे एनोड का काम करेगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर यहाँ पे बेटा कैथोड का काम करेगा क्योंकि उसमें रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपने लेफ्ट साइड में एनोड लिख दिया कॉपर का, और राइट साइड में आपने कैथोड लिख दिया सिल्वर का, ठीक है। और फिर इस सेल का हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये दोनों वैल्यू आपको दे रखी है, इन वैल्यूज को आपने पुट किया, और पुट करने के बाद स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आपने जो सेल बनाया था उसका EMF निकाला, एंड दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव 0.46 वोल्ट, और इसका मतलब वही Ag पॉजिटिव और Cu में फिर रिएक्शन हो सकता है, ठीक है बेटे। इसी में तीसरा पार्ट अपने पास है कि Fe3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव इनके बीच रिएक्शन होगा कि नहीं, और ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए हुए हैं। फिर वैसे ही हमने किया Fe3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव के साथ एक रिएक्शन मैंने एज्यूम किया
Fe3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव है, तो आप देख सकते हो Fe3 पॉजिटिव Fe2 में बदल रहा है। आपने लेफ्ट साइड में Fe3 पॉजिटिव लिख दिया तो राइट में आपको Fe2 लिखना चाहिए, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपने Br नेगेटिव लिखा हुआ है तो आपको राइट साइड में Br2 लिखना चाहिए। बैलेंस करने के लिए आपने हाफ यहाँ पे लगाया ब्रोमीन के साथ, ठीक है बेटे, और उसके साथ एक सेल का आपने फॉर्मेशन किया। इसमें आप देख सकते हो कि कैथोड आपका Fe3 Fe2 में बदल रहा है तो आयरन का कैथोड हो गया और ब्रोमीन एनोड का काम कर रहा है। तो बच्चे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आपने निकाला, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, जो ये वैल्यूज दे रखी थी उसको आपने पुट किया और सॉल्व करने पर बेटे यू आर गेटिंग अ नेगेटिव potential of E naught of cell, that is minus 0.32 volt, and this simply tells us that the reaction between Fe3 positive and Br negative is not feasible, यानी ये रिएक्शन संभव नहीं है। तो आपने देखा कि E naught of cell यानी स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल के ये दो एप्लीकेशन मैंने आपको बताए कि अगर ये स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आपको निकालना आता है तो ये कैसे आप क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बेटे। तो दो एप्लीकेशन आपने देखा। अब कुछ रिलेशंस की बात कर ले हम लोग, तो मैं बताने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग जरा समझने जा रहे हैं। तो पहला रिलेशन है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल में। ये रिलेशन है बेटा डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, और यहाँ पे जो जो टर्म्स यूज हुए हैं उनको मैंने डिफाइन किया हुआ है। N का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है बेटे, यानी कोई रिएक्शन हो रहा होगा किसी सेल के अंदर तो उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है उस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, उसी को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटे। और F को हम कहते हैं फैराडे, जो कि 96,500 कूलम है बेटे। अप्रॉक्सीमेटली ये 96,487 कूलम होता है और उसको रफली हम 96,500 कूलम लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो सके, ठीक है बेटे। और E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, या तो ये गिवन होगा हम या फिर हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और डेल्टा G स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं और जिसकी यूनिट SI यूनिट जूल पर मोल होती है, या हम इसे ज़्यादातर किलो जूल पर मोल में कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन SI यूनिट बेटा जूल पर मोल है, ठीक है बेटे। अच्छा, ये तो पहला रिलेशन हुआ गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल में। उसी तरीके से एक दूसरा रिलेशन हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर, ठीक है बेटे। ये रिलेशन क्या है, डेल्टा G स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log Kc। Kc इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और R जो है मोलर गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T बेटे टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरा रिलेशन है। और तीसरे रिलेशन पे हम इन दोनों को इक्वेट करके, क्योंकि ये भी डेल्टा G की वैल्यू है और यहाँ पर भी फर्स्ट रिलेशन में भी डेल्टा G की वैल्यू थी, हमने दोनों को आमने सामने रख के इक्वेट कर दिया और यहाँ से हमने देखा E नॉट ऑफ सेल 2.303 RT अपॉन NF log K आ रहा है, ठीक है बेटे। 2.303 R और T यानी 298 और F जो कि 96,500 होता है, ये सारे कांस्टेंट हैं और इनको सॉल्व करने के बाद हमें एक क्वांटिटी मिलती है जो 0.0591 होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं E नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन N log K। इस रिलेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल सकते हैं जब हमें स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल दिया हो और हमें N की वैल्यू पता हो, ठीक है बेटे। अब इन तीनों रिलेशंस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ सके, ठीक है बेटा। ये भी एप्लीकेशन पे ही चल रहे हैं जो रिलेशंस को हमने इसमें देखा। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल का ही टॉपिक हम लोग इस समय फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है बेटे। ओके, तो इस क्रम में मैंने आपके बुक का एक एग्जाम्पल लिया, 3.2 एग्जाम्पल है आपके बुक का, ये मैंने लिया है। इसमें बोल क्या रहा है बेटा कि एक सेल दे रखा है Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव में गया तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि एनोड का काम करेगा, और Ag पॉजिटिव Ag में कन्वर्ट हो रहा है तो बेटा ये कैथोड का काम करेगा, ठीक है। अब मुझे इंडिविजुअल रिएक्शन अलग अलग लिख के बैलेंस करके देखना होगा कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, उससे एग्जैक्टली हम N की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है बेटे। तो जब भी आपको सेल रिएक्शन दे रखा हो तो आप एनोड तथा कैथोड पे होने वाले जो रिएक्शन यहाँ से है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस हैं,
उनको अलग अलग लिख के वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर देख लोगे दोनों रिएक्शंस में वो इक्वल होने चाहिए और वही n की वैल्यू डिसाइड करता है। ठीक है बेटे, और इसमें ई नॉट ऑफ सेल आपको 0.46 दिया हुआ, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इसका मतलब जो थर्ड रिलेशन मैंने लिखा था ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log Kc, उसका ही इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे n की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है बेटे, और उसके लिए मैंने क्या किया, दिए गए सेल रिएक्शन को मैंने हाफ रिएक्शंस में लिखा, जिसमें रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड लिखा मैंने। ठीक है, तो एनोड में चूंकि ऑक्सीडेशन होता है तो Cu आप देख रहे हो Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन मैंने लिखा, और +2 इलेक्ट्रॉन से ये रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया राइट साइड में यूज करके, और सिमिलरली Ag पॉजिटिव प्लस Ag गिव्स यू Ag, ये इसके रिडक्शन का रिएक्शन मैंने लिख दिया जो कैथोड पे होगा। और चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है एनोड वाले रिएक्शन में और कैथोड वाले रिएक्शन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स को बैलेंस करने के लिए मुझे सेकंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और उसके बाद दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें ये ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। अब इस ओवरऑल रिएक्शन तो खैर हमें दिया ही हुआ था, हमें इन दोनों को अलग अलग बैलेंस करके जोड़ने का मकसद हमारा था कि हम n की वैल्यू को प्राप्त कर सके। तो दोनों रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने में आपको दिखाया है वो 2 है, और इसलिए n की वैल्यू 2 हुई। ई नॉट ऑफ सेल आपको 0.46 दिया हुआ था और आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था, तो आपने रिलेशन लिखा ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log Kc। जो वैल्यूज आपको पता थी बेटे, ई नॉट ऑफ सेल आपको पता है 0.46 है, ठीक है बेटे, और 0.0591 डिवाइडेड बाई n इज योर 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ये 2 है log Kc, और यहाँ से log Kc मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला, इसको सिंप्लीफाई किया, ये 15.56 आ रहा है। तो log Kc की वैल्यू अगर 15.56 आ रही है तो Kc इक्वल्स टू एंटी लॉग 15.56। ठीक है बेटे, अब ये 15.56 का जब हम एंटी लॉग निकालेंगे तो ये 3.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 आता है, और यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटे आया। ठीक है बच्चे, अब आते हैं एग्जाम्पल 3.3, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ये भी है। एक सेल दे रखा है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स यू Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव, ई नॉट ऑफ सेल 1.1 वोल्ट है, मुझे डेल्टा जी यानी गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है। तो जिस तरीके से मैंने ये रिएक्शन को अलग अलग करके दोनों को लिखा और साथ में आपको पता चला कि भाई कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हो कि Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और ऐसे ही Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें मुझे किस चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको सेम मिली, तो इसलिए हम लिख सकते हैं n की वैल्यू 2 है। मैंने डायरेक्टली लिखा है, लेकिन आप ऐसे स्प्लिट करके अलग अलग दिखा के वहाँ से n की वैल्यू निकालोगे, ताकि ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन हो और ना ही आपके एग्जामिनर को कोई कन्फ्यूजन हो आपकी कॉपी चेक करते समय। ठीक है बेटे, ओके। अब ई नॉट ऑफ सेल आपको दिया हुआ है 1.10 वोल्ट, चूंकि आपको डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकालना था और रिलेशन होता है ई नॉट ऑफ सेल के साथ इसका -NF ई नॉट ऑफ सेल, आपको सारी वैल्यूज पता है बेटे, आपको n पता है, आपको फेराडे पता है, आपको ई नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है, आपने वैल्यू रखी, चूंकि ये जूल में ज़्यादा आ रहा है इसलिए 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, और मैंने इस रिजल्ट को किलो जूल पर मोल में लिखा, जो कि माइनस का 212.3 किलो जूल पर मोल आ रहा है। ठीक है बेटे, ओके। बढ़ते हैं आगे, आते हैं अब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैंने लिया 3.4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, क्योंकि इसमें तीनों बातें पूछी गई हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है। 2 पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर हैं। ठीक है बेटे, मैंने एक पार्ट को आपको समझाने की कोशिश की है, देखेंगे। कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। पहला है 2Cr सॉलिड प्लस 3Cd2 पॉजिटिव गिव्स यू 2Cr3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3Cd सॉलिड, और इसी तरीके से एक रिएक्शन आपका ये भी दिया हुआ है। तो 2 अलग अलग सेल्स है आपके पास, और इन रिएक्शन के माध्यम से मुझे ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, तथा साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटे, देखते हैं जरा कैसे निकाल सकते हैं हम। और ये आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ हर एक का दिया हुआ है, क्रोमियम का, कैडमियम का, सिल्वर का तथा आयरन का, जो इसमें यूज होना है वो सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। जैसा कि अपना पहला रिएक्शन था उसमें जो सेल दे रखा था उसके मैंने रिएक्शंस को स्प्लिट किया,
रिएक्शन एट एनोड जो ऑक्सीडेशन वाला था, और रिएक्शन एट कैथोड जो कि रिडक्शन वाला था। तो एनोड पे Cr3 पॉजिटिव में बदल रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो 3 मोल हमने राइट साइड में यूज़ किया। और ठीक इसी तरीके से कैथोड पे होने वाला जो रिएक्शन था उसमें Cd2 पॉजिटिव Cd में कन्वर्ट हो रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में 2 मोल इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ा। ठीक है बेटे, अब चूंकि इसमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, दोनों को बराबर करना है। तो पहले वाले रिएक्शन को मैंने 2 से और दूसरे रिएक्शन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि 6 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 6। अब n की वैल्यू 6 आ गई, और ये दोनों रिएक्शन जोड़ दोगे तो जो सेल रिएक्शन आपको दिया गया था वही आ जाएगा। ठीक है, और मेरा मकसद दोनों को अलग अलग लिखने का यही था कि n की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकूं। और E नॉट ऑफ सेल निकाल रहा हूँ मैं, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड किसका था? कैडमियम का था, और एनोड था क्रोमियम का। तो यहाँ से क्रोमियम और कैडमियम दोनों का इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल दिया हुआ था, वो आपने लिख दिया। सॉल्व किया तो 0.34 आ रहा है। अब आप आसानी से डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकाल सकते हो जब E नॉट ऑफ सेल आ गया, माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। जो वैल्यूज आपके पास आई थी आपने पुट कर दिया, और ये आपको किलो जूल पर मोल में आ गया। जब इसको आपने इस रिजल्ट को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। E नॉट ऑफ सेल आपके पास आया हुआ है, तो लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू n E नॉट ऑफ सेल अपॉन 0.0591। इसमें ये सारी वैल्यूज आपके पास आई हुई हैं, मैंने इनको पुट किया और सॉल्व करने पे 34.517 आ रहा है बेटे। और क्योंकि मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो लॉग को मैं जब ट्रांसपोज करूंगा तो एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 34.517, ये एंटी लॉग टेबल को रेफर करोगे 0.51 का 7 में एंटी लॉग देखोगे तो 328 आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 3.28 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, जो ये इंटीग्रल पार्ट होता है वो 10 की पावर में यहाँ पे यूज़ करते थे, 10 की पावर 34। और इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में कामयाब रहे। ठीक है बेटे, और इसी तरीके से जो दूसरा वाला उसमें सेल दे रखा था उसके भी ये सारे कैलकुलेशन मैंने कर रखे हैं, उसको भी आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि कोई सेल रिएक्शन अगर दे रखा हो और उसके सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हो, जो स्पीशीज उसमें यूज हो रहा है, तो उसकी मदद से हम आसानी से स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, और कुछ आप क्वेश्चन अपने आप से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे आपके बुक में इन टेक्स्ट में 3.6 क्वेश्चन मिलेगा और एक्सरसाइज में 3.6 क्वेश्चन मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, या मैं कहूँ कि सेम ऐसे ही हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होंगी, आप उसको यूज करोगे और आपका आंसर आसानी से आपके पास आ सकता है। ठीक है बेटे, ओके। अब बात करते हैं, अभी तक हमने जो भी बात करी वो स्टैंडर्ड सेल की बात करी। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल की बात करी, यानी एक ऐसा सेल जिसका जिस समय टेम्परेचर उस सेल को जब हमने फॉर्म किया तो टेम्परेचर 298 केल्विन लिया है, कंसंट्रेशन 1 m लिया है और प्रेशर 1 atm लिया है, तो इसको स्टैंडर्ड कंडीशन कहा जाता था। और उस समय जो सेल बनता है उसे स्टैंडर्ड सेल कहते हैं, और जो उसका ईएमएफ आता है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कहलाता है। लेकिन बेटे तब क्या होगा जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि या तो टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, या बेटा कंसंट्रेशन 1 m ना हो, या फिर प्रेशर 1 atm ना हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो उस सेल को हम नॉन स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। ठीक है, फिर ऐसे नॉन स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ हम डायरेक्टली ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड की मदद से नहीं निकाल सकते। उस समय हमें कुछ और करना होगा, और जो कुछ हमें और करना होगा वो हमें नर्स्ड इक्वेशन के द्वारा बताया गया है कि हम एक नॉन स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। यानी एक नॉन स्टैंडर्ड सेल का अगर हमें ईएमएफ निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे वो नर्स ने हमें बताया, और उसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है जिसे हम नर्स्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बेटे, और ये कौन से सेल में यूज होगा? जो सेल स्टैंडर्ड ना हो। और स्टैंडर्ड ना होने का क्या मतलब है? या तो टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो,
या तो कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन लिया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन डाले गए होते हैं वो कंसंट्रेशन 1m ना हो, और या फिर गैस अगर है तो उसका प्रेशर 1 atm ना हो। ऐसे सेल को नॉन स्टैंडर्ड सेल कहते हैं और ये नर्स्ट इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटे, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इससे, बहुत ढंग से देखोगे, ठीक है बेटा। तो नर्स्ट इक्वेशन कहता क्या है कि जो सेल स्टैंडर्ड नहीं होगा उसका जो ईएमएफ है वो ई नॉट ऑफ सेल के बराबर तो नहीं होगा, या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, ठीक है बेटे। तो ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q, इसे कहते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन सॉरी, इसे कहते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन। और फिर ये 2.303 RT और F, T यहाँ पे 298 अगर मैं ले लूँ, R और F की वैल्यू आपको बताई जा चुकी है, उन सभी वैल्यूज को अगर मैं पुट करके सिंप्लीफाई कर दूं तो E ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आया है, हम इसी रिजल्ट को क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करेंगे, ठीक है बेटे। और E नॉट ऑफ सेल आपको बताइए, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड की मदद से निकालते हैं। n हम जो यहाँ पे n यूज हो रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसे अभी मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में आपको निकालना सिखाया। और Q कहलाता है रिएक्शन कोशेंट या फिर कंसंट्रेशन कोशेंट, ठीक है, यानी प्रोडक्ट साइड में जो स्पीशीज जिनकी कंसंट्रेशन दे रखी हो और रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड में जो आयनिक स्पीशीज दे रखी हो, यानी जिनमें कंसंट्रेशन लिखा हुआ हो, उसको उसकी कंसंट्रेशन से डिवाइड करके रेज टू द पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो उससे हम लिखते हैं कंसंट्रेशन कोशेंट या रिएक्शन कोशेंट। ये आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में लिखना सीखा था, ठीक है बेटे, ओके। अब जैसे इस बात को समझने के लिए जो नर्स्ट इक्वेशन है उसको जरा क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करके देखें हम। जैसे हमसे कहा जा रहा है राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है 2Cr सॉलिड प्लस 3Cd2 पॉजिटिव, ये सेल हमने पीछे अभी देखा भी है, ठीक है बेटे, गिव्स यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Cd सॉलिड। इसके लिए मुझे नर्स्ट इक्वेशन को लिखना है, यानी ये जो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिया गया होगा वो 1m नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए मुझे इसके नर्स्ट इक्वेशन को लिखना है। तो सबसे पहले मैं n जानना चाहता हूँ कि मेरा n कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, उसके लिए मैंने एनोड और कैथोड पे जो इंडिविजुअल रिएक्शन होता है उसे हमने लिखा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन Cr3 में बदल रहा है, वो चीज़ लिख दी मैंने, बैलेंस करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगाए। और कैथोड पे Cd2 पॉजिटिव Cd में कन्वर्ट हो रहा है बेटे, तो Cd2 पॉजिटिव Cd में कन्वर्ट हुआ, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लगाया और इलेक्ट्रॉनों की नंबर्स को बैलेंस करने के लिए पहले रिएक्शन को 2 से और दूसरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया, और इस तरीके से हमारा जो n की वैल्यू आई वो 6 आ गई, ठीक है। और रिएक्शन कोशेंट अगर लिखेंगे तो ये जो सेल रिएक्शन हमें दिया हुआ है वहां से लिखते हैं। आप देख लो राइट साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में जो कंसंट्रेशन जिसके साथ होगा वो ये Cr3 पॉजिटिव, यानी इसकी कंसंट्रेशन, और इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है, रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड में जो कंसंट्रेशन वाला स्पीशीज है वो Cd2 पॉजिटिव है, ठीक है, जहाँ पे ये एक्वस लिखा हुआ है वो सोल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन जरूर दे रखी होगी आपको, तो Cd2 पॉजिटिव और रेज टू द पावर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। आप ध्यान दोगे कि इनको मल्टीप्लाई करने पे जो चार्ज आ रहा होगा वही ये नीचे वालों को मल्टीप्लाई करने पे चार्ज आ रहा होगा। जब तक ये दोनों के चार्जेस सेम नहीं होंगे तब तक इसका मतलब रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं है, इसकी पहचान ये है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे आप लिख लोगे। अब इसके बाद रिएक्शन कोशेंट आ गया, आपको n की वैल्यू मिल गई और आपका नर्स्ट इक्वेशन ये था E सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q, और इसी में ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। तो E ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591, n की वैल्यू कितनी बेटा, n की वैल्यू 6 है, log आपने रिएक्शन कोशेंट निकाला, ये चीज़ आई है, ये आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो ये कंसंट्रेशन दिया होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, E नॉट ऑफ सेल आप निकाल लोगे और यहाँ रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। ठीक इसी तरीके से एक दूसरा रिएक्शन भी हमारे पास था 2Cr प्लस 3Fe2 पॉजिटिव गिव्स यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Fe। ठीक उसी तरीके से मैंने एनोड और कैथोड वाले रिएक्शन फिर अलग अलग किए, यहाँ से बैलेंस किया, n की वैल्यू फिर मेरे पास 6 आई, रिएक्शन कोशेंट मेरे पास आया, ठीक है। और ऐसे ही एक रिएक्शन में लिख दूंगा जो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कहलाएगा।
तो आपने देखा इन दो क्वेश्चन के माध्यम से कि कोई भी सेल रिएक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसके लिए नर्स्ड इक्वेशन कैसे लिख पाओगे। ठीक है बेटे, ओके। ये तो बात हुई कि नर्स्ड इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। नर्स्ड इक्वेशन लिखने के बाद हम आते हैं और आगे अपने कॉन्सेप्ट पे, और वो है कि ये मैंने लिख के दिखाया है बेटे वो वाला जिसकी बात हम कर रहे थे अभी। ठीक है बच्चे, ओके। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी सेल के पोटेंशियल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो उसे इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे कोई सेल आपके पास है तो आप उसके किस चीज़ में बदलाव करोगे तो आपके सेल पोटेंशियल पे उसका असर पड़ेगा। और उसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक सेल लिखा, यहाँ पे एनोड मैग्नीशियम का है और कैथोड सिल्वर का है। ठीक है बेटे, तो जैसा कि फॉर्मूला आपको बताया गया था, फॉर्मूले में बताया गया था E ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, यानी R और F तो कांस्टेंट है, तो वेरी क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर, और फिर लॉग और Q का मतलब है कंसंट्रेशन कोशेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये तय हो गया कि जो फैक्टर्स हैं जिन पे आपका क्या कहते हैं सेल का पोटेंशियल निर्भर करेगा, वो जो आयंस होती है उनकी जो कंसंट्रेशन दे रखा होता है उस पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और अगर कोई गैसेस स्पीशीज दे रखी है तो उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने ये रेड स्टार यहाँ पे लगा रखा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रेशर वाला, जैसे यहाँ पे कोई गैसेस स्पीशीज है ही नहीं तो यहाँ पे प्रेशर आपको दिया ही नहीं होगा। इन केस कभी H2 गैस लिखा है या कोई और गैस लिखी हुई है तो उस समय उसका प्रेशर आपको मेंशन्ड होगा। तो ठीक है बेटे, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कंसंट्रेशन जो सेल का पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है बेटे, ओके। तो इस जैसे कि मैंने एनोड और कैथोड के रिएक्शन अलग अलग लिखना सिखाया था आपको, मैंने रिएक्शन क्वेश्चन निकाल के दिखाया, मैंने n की वैल्यू आपके लिए निकाली, और उसको जब नर्स्ड इक्वेशन मैंने पुट किया तो वो बातें तो हो चुकी थी कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगा। बात हो रही कंसंट्रेशन का क्या असर इन पे पड़ेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन जो कि एनोड का काम कर रहा था, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी या बढ़ जाएगी, और फिर E नॉट ऑफ सेल में से एक बड़ी वैल्यू जब माइनस करोगे तो E सेल कम आएगा। यानी अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो E ऑफ सेल यानी सेल का पोटेंशियल घटेगा। लेकिन वहीं जब हम सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन जो कि कैथोड का सोल्यूशन था, ठीक है, अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी और कम हो जाएगी, और E नॉट ऑफ सेल में से कोई कम चीज़ हम माइनस करेंगे तो E ऑफ सेल इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाया तो जो सेल EMF है या जो सेल का पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगा, और वहीं अगर हमने सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो E ऑफ सेल यानी सेल का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है बेटे, ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज पे अपने 3.5 एक क्वेश्चन है नर्स्ड इक्वेशन के ऊपर, और वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इसके 4 पार्ट हैं, वैसे मैंने 2 पार्ट आपको सॉल्व करके बताए हैं। पार्ट्स मैंने सारे लिखे हुए हैं, जैसे 298 केल्विन पे सेल है, इनके पोटेंशियल्स को मैंने निकाल के दिखाना है। Mg सॉलिड, Mg2 पॉजिटिव, ये कंसंट्रेशन दे रखा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1m कंसंट्रेशन नहीं है, किसी एक का भी 1m नहीं होगा तो वो सेल स्टैंडर्ड नहीं है, और सेल अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो उसके पोटेंशियल को किससे निकालेंगे, नर्स्ड इक्वेशन से निकालेंगे। तो Mg सॉलिड, Mg2 पॉजिटिव 0.01 m, सॉल्ट ब्रिज का साइन, Cu2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन 0.001 m है, ऑब्लिक Cu सॉलिड। एक तो ये हो गया, ऐसे ही दूसरा यहाँ पे SHE लिया गया है कैथोड पे, और यहाँ पे भी SHE कैथोड पे लिया गया है, और ये 4th पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, ब्रोमीन का एनोड लिया गया है और SHE का कैथोड, इनकी कंसंट्रेशन, प्रेशर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। नर्स्ड इक्वेशन की मदद से मुझे इन सेल के पोटेंशियल निकालना है, EMF निकालना है। तो देखें जरा कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है बेटे, कैसे निकाल पाएंगे।
पहला क्वेश्चन जो था, मैंने एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिख दिया। तो Mg मेरा Mg2 पॉजिटिव बदल रहा था, कंसंट्रेशन थी 0.001 m, बैलेंस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगाया। ठीक ऐसे ही कैथोड मेरा था Cu2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन थी इसकी 0.0001 m और Cu सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाएगा लेफ्ट साइड में। अब दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, मैंने रिएक्शन को ऐड कर दिया। ठीक है, रिएक्शन ऐड करने पर ओवरऑल रिएक्शन आ गया। अब इस ओवरऑल सेल रिएक्शन से मैं दो चीज़ें लिख पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं n की वैल्यू लिख पाऊंगा 2 है, और उसके बाद मैं रिएक्शन कोशेंट लिखूंगा। तो रिएक्शन कोशेंट में प्रोडक्ट साइड में जो कंसंट्रेशन वाली स्पीशीज़ है वो मैग्नीशियम आयन है, और डिवाइड बाय रिएक्टेंट साइड में जो कंसंट्रेशन वाली स्पीशीज़ है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। फिर नर्स्ट इक्वेशन जो होता है बेटे, E नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, जो कैथोड कॉपर का और एनोड किसका, मैग्नीशियम का। वो जो पोटेंशियल आपको दे रखे होंगे उनको यूज़ करके 2.71 वोल्ट आ गया आपके पास। और उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन हम लगाएंगे E ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू बेटा 2 आई हुई है, log Q, और Q आया है कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अब Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चूंकि 0.001 है, इसको मैं 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ। और ठीक उसी प्रकार कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन जो दे रखा है ये चीज़, इसको मैं 10 की पावर -4 लिख सकता हूँ। सिंपल कैलकुलेशन से ये 10 की पावर 1 हो जाएगा, और आपको पता है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे E नॉट ऑफ सेल 2.71 वोल्ट आया था, उसमें से जब 0.0591 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2955 आता है, मैंने 5 तक लिखा है। ठीक है बेटे, और 2.7 और log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई इतना ही रहेगा। 2.71 में से ये चीज़ मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 2.68 वोल्ट आया। ये उस सेल का पोटेंशियल है जब वो स्टैंडर्ड नहीं था, और अगर स्टैंडर्ड होता तो कितना होता, 2.71 होता। ठीक है बेटे, ओके। अब इसी तरीके से सेकंड और थर्ड पार्ट आप करोगे, लेकिन जो फोर्थ पार्ट है वो मैंने यहाँ करने की कोशिश करी है बेटे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में एनोड ब्रोमीन का था, तो Br नेगेटिव Br2 में बदल रहा है। बैलेंस करने के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई किया Br नेगेटिव को, दोनों तरफ ब्रोमीन के एटम्स इक्वल हो गए। चार्ज बैलेंस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे राइट साइड में लगाया। फिर मैंने कैथोड पे होने वाला रिएक्शन लिखा, H पॉजिटिव H2 में बदल रहा था। इसको बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन के एटम बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में हमने यूज़ किया। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर। अब हम डायरेक्ट इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ठीक है बेटे, तो ये सेल रिएक्शन हमारे पास आया। रिएक्शन क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो राइट साइड में एक तो लिक्विड है ब्रोमीन, और हाइड्रोजन गैस है। इसका प्रेशर आप देखोगे 1 बार दे रखा है, तो 1 ये भी हो गया। और लिक्विड की कंसंट्रेशन को यूनिटी मानते हैं, ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th में ही पढ़ लिया था। ठीक है बेटे, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन की पावर 2 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की पावर 2, और n की वैल्यू जैसे कि आपने देखा 2 आ रखा है। फिर हमने E नॉट ऑफ सेल निकाल लिया। E नॉट ऑफ सेल E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड किसका था, हाइड्रोजन का, उसका पोटेंशियल 0.0 होता है, और माइनस ब्रोमीन 1.08, और ये सॉल्व करके माइनस 1.08 आया। फिर नर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी, E ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में n 2 था, log 1, ये log Q होता है। log Q का मतलब 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन की पावर 2, हाइड्रोजन आयन की पावर 2। तो ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन जो थी वो 10 की पावर -2 थी, और जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन था वो 3 × 10 की पावर -2 था, और होल रेज टू द पावर मैंने 2 यहाँ पे लिखा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने पर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि log ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू माइनस log x होता है। ठीक है, पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, और जो ये पावर था 2 वो मल्टीप्लाई में आता है, log m की पावर n log m हो जाता है। तो ये 2 इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया। log ऑफ 3 × 10⁻⁴ आया, इसका log लोगे तो -4 प्लस log ऑफ 3.00, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, -4 प्लस इतना करके जो वैल्यू है उसको मैंने 0.0591 से मल्टीप्लाई किया, और ये हमें मिला माइनस का 0.208, और इसे -1.08 में ऐड करके हमने आंसर लिया
माइनस का 1.288 या अप्रॉक्सीमेटली मैं इससे माइनस 1.29 भी ले सकता हूँ। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चन करते हैं वो चीज़ मैंने आपको बताई। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा बेटा आपके। ठीक है, ओके, बीच के 2 क्वेश्चन जो छूटे थे उनको आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ठीक है बेटा, ओके। अब नर्स्ट इक्वेशन की सबसे लास्ट टॉपिक जो इसमें बच गया, गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड सारा मिला के जो हमने पढ़ा, उसमें जो लास्ट टॉपिक बच गया वो है नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसी नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन की मदद से ही हमने सेल वाला भी नर्स्ट इक्वेशन लिखा है। ठीक है बेटे, लेकिन पहले सेल वाला कराने के बाद मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन का आपको लिख के दिखाया है यहाँ पे। तो नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन आपको मैंने बताया था कैसे होते हैं। जब किसी मेटल रॉड को उसी मेटल के आयन वाले सोल्यूशन में आप डिप कर दो तो एक इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस मेटल के नेचर पे डिपेंड करते हुए उस पर पोटेंशियल आ जाता है, या तो पॉजिटिव पोटेंशियल आता है या नेगेटिव पोटेंशियल आता है। इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, हाफ सेल के लिए लिखोगे, या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बोल दो या हाफ सेल बोल दो। तो अब मान लो जो मेटल हमने लिया है वो n वैलेंट अगर है, तो EMF ऑफ Mn पॉजिटिव ऑब्लिक m, ये नॉन स्टैंडर्ड के लिए, इक्वल्स टू जहां पे आप सेल लिखते थे वहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लिखोगे। नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल में आप यहाँ पे सेल लिखते थे, वहां पे सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन का नाम लिख दोगे। जैसे मान लो सिल्वर इलेक्ट्रॉन होगा तो Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag लिख दोगे, जिंक इलेक्ट्रॉन होगा तो Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn लिख दोगे, मतलब जो जिस चीज का आपने इलेक्ट्रॉन बनाया होगा वही चीज आप लिख दोगे यहाँ पे। तो नर्स्ट इक्वेशन सिमिलरली वैसा ही है, E ऑफ Mn पॉजिटिव ऑब्लिक M इक्वल्स टू E नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव ऑब्लिक M, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उस इलेक्ट्रॉन का, और ये reduction potential of electrode when it is non-standard is equals to reduction potential of standard electrode minus 0.0591 upon n log q, और q का मतलब वही रिएक्शन कोशेंट है, और ये सारी वैल्यू जो मैंने अभी बताई, और n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ये सारा जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया। ठीक है बेटे, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जरा इस क्या फॉर्मूले के ऊपर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है उसके ऊपर जरा 1-2 क्वेश्चन करके हम लोग समझ लें। जैसे क्वेश्चन मैंने बोला, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। देखो बेटा, यहाँ पे सेल की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, तो आप समझ लेना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, हाफ सेल की बात हो रही है। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर डिप इन, यानी कॉपर वायर को, यानी कॉपर स्ट्रिप या कॉपर वायर जो भी समझ लो, उसे डिप किया गया है 0.1 m कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, यानी कॉपर की वायर को कॉपर सल्फेट में डिप किया गया तो एक इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक बात है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको, तो आपको जो इलेक्ट्रॉन आपने बनाया है फिलहाल अभी, क्योंकि कंसंट्रेशन 1 m नहीं है तो फिर वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल नहीं आएगा, वो कितना आएगा वो आपने निकालना है। ठीक है बेटे, तो जब आपने कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला होगा तो फिर ये रिएक्शन आपके सामने रिडक्शन का है, Cu2 पॉजिटिव, कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, ये Cu में कन्वर्ट होना चाहता है अगर रिड्यूस होते समय, तो +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, रिएक्शन क्वोशिएंट लिखोगे, तो जो सॉलिड स्टेट में होता है या लिक्विड में होता है उसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी लेते हैं, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल किया हमने, E ऑफ Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इक्वल्स टू E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन n log Q। ठीक है बेटे, और Q कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एन यहाँ पे 10 की पावर -1 था, और E नॉट ऑफ रिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 0.34 दिया हुआ है, तो मैंने ये वैल्यू 0.34 यहाँ पुट कर दी, 0.059 अपॉन में n बेटा 2 आया हुआ है, 2 लगा दिया मैंने, log ऑफ 1 अपॉन 10 की पावर -1, यानी 1 अपॉन 10 की पावर -1 इज योर 10 की पावर 1 एंड log 10 इज योर 1। तो 0.34 में से ये जो 2 से डिवाइड करो 0.0295 आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0.310 वोल्ट आया। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड वाले से थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड था। ठीक है बेटे, ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये इससे थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि उसमें जो कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ था डायरेक्टली यूज करना था, इसमें कुछ और बात कह रहा है कि एक जिंक रॉड को डिप किया हमने 0.1 m जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। ठीक है, और जो सॉल्ट है, यानी जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन है उसमें जो सॉल्ट है
वो 95% डिसोसिएट हो रहा है इस डाइल्यूशन पे, यानी जितना कंसंट्रेशन मोलैरिटी इस समय है उस मोलैरिटी पे ये सिर्फ 95% डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि हमने कंसंट्रेशन 0.1 m नहीं लेना बल्कि उसका 95% लेना है, और तब जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा वो मुझे निकालना है, और स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल जिंक का -0.76 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है बेटे, तो इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन होगा वो 95% निकालना होगा मुझे, किसका, 0.1 का। तो सबसे पहले तो मैंने रिएक्शन लिखा इलेक्ट्रॉन का, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Zn सॉलिड। ठीक है बेटा, और n की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, रिएक्शन कोशेंट 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन। अब कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन निकालूंगा, तो क्योंकि कंसंट्रेशन 0.1 था लेकिन उसमें सॉल्ट सिर्फ 95% डिसोसिएट हो रहा था, तो 95% ऑफ 0.1 हमने निकाला 0.095। अब बेटे वही नॉस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड आपने यूज किया, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी, और 1 अपॉन 9.5 10 की पावर -2 10 की पावर 2 हो गया। 10 की पावर 2 का log 2 होता है, 2 माइनस लॉग ऑफ 9.5। ये वैल्यूज आपने टेबल से देख करके यहाँ पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पर बेटा जो सेल का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा वो माइनस का 0.790 वोल्ट आ गया। ठीक है बेटा, ओके। अब इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हुए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और क्या नाम है कि नॉन स्टैंडर्ड सेल, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड, सभी की बातें इस वीडियो में आपको मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे, एट व्हाट pH ऑफ HCl सॉल्यूशन विल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ -0.118 वोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट 298 केल्विन एंड 1 atm। ठीक है बेटे, यानी HCl का pH पूछ रहा है। HCl का pH मतलब अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया तो आप pH आसानी से निकाल सकते हो, और उसमें इलेक्ट्रॉड का पोटेंशियल जो नॉन स्टैंडर्ड है उसका पोटेंशियल आपको दे रखा है, आपको कंसंट्रेशन बतानी है। ठीक है बेटे, तो जो इलेक्ट्रॉड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड जब हम लिखते हैं तो H पॉजिटिव 1/2 H2 में कन्वर्ट हो रहा होता है। एक इलेक्ट्रॉन लगा के बैलेंस किया, यानी n की वैल्यू 1 आ गई। रिएक्शन कोशेंट की बात करें तो चूंकि हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm दिया हुआ है तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और आपका इलेक्ट्रॉड का पोटेंशियल दे रखा है -0.118। नर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपने सारी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे -0.118 आपने डाला, स्टैंडर्ड वाला 0.0 होता है, 0.0591, n की वैल्यू 1 है, इनटू log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है बेटा, इसका मैंने रेसिप्रोकल लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब चूंकि आपको पता है कि माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को pH कहते हैं, इसलिए इस पूरे की जगह पे हम -pH लिख सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा कि नेगेटिव साइन कम कैंसिल आउट हो गया और pH निकालना था, तो 0.118 को हम 0.0591 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर हमारा pH ये बेटा 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने सिंगल इलेक्ट्रोड पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी। ठीक है बेटे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत धैर्यपूर्वक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार में समझ में आए आप ज़रूर देखें और अच्छे से समझें। ठीक है, और कोई दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट ज़रूर लिखें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है, उस पर मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, मैं इसका जवाब देने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको कराऊंगा। ठीक है, जिसमें उसके फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक बेटे घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।